क्या है कोई जादूगर बनी हुआ अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनली कैसे हो आप लोग? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? फाइनली आवाज़ आ रही है? तो थैंक यू सो मच। ठीक है, जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। BLS हमने पढ़ लिया, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी अरेस्ट, उसकी कॉजेज, उसका मैनेजमेंट, जिसको जो CPR या BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो हमने पढ़ ली है। फिर उसकी बाद टीम में कौन कौन है, टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सेक्शन में हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है वो पढ़ रहे थे, एडवांस ACLS पढ़ रहे थे, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। उसमें जो है हमने कुछ चीज़ें डिस्कस किए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की रिगार्डिंग, जिसमें हमने डिफिब्रिलेटर के बारे में पढ़ा था। डिफिब्रिलेटर को यूज़ करने का तरीका क्या है, डिफिब्रिलेटर को हम पेचेस कहाँ पे लगाते हैं या जो हम पेडल्स लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, कौन कौन से डिफिब्रिलेटर्स हमारे पास आते हैं, और अगर हमारे पास जो है वो कौन सा डिफिब्रिलेटर होगा तो हम डिफिब्रिलेटर को देख के जॉन्स वगैरह जो है वो कैसे सेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक ऑटोमेटेड डिवाइस आता है या एक ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर आता है, ठीक है, जिसको हम पेशेंट के साथ जो है वो अटैच करते हैं। वो खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली रिदम जो है या शॉकेबल रिदम जो है वो सेंस करके खुद ही जो है वो शॉक देता है पेशेंट को। इसके अलावा जो है वो कार्डियोवर्जन के बारे में पढ़ा था। तो जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, आज हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम एल्गोरिदम स्टार्ट
स्टार्ट करें कि एल्गोरिदम्स क्या है। एल्गोरिदम्स बेसिकली जो है वो इंस्ट्रक्शंस है, बेसिकली एक सेट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, ठीक है। एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली सेट स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है जो कि एक फ्लो शीट या एक फ्लो चार्ट की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है। स्टेप बाय स्टेप उसमें चीज़ें लिखी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर ये प्रॉब्लम आया तो आपने इन्हीं स्टेप्स को जो है वो फॉलो करके इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करना है, इस डिजीज को जो है वो ट्रीट करना है, ठीक है। एल्गोरिदम्स क्या है? एल्गोरिदम्स स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट या स्टैंडर्डाइज फॉर ट्रीटमेंट फॉर्मेट होता है हमारे पास, जो कि एक फ्लो शीट की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, जिसको हम किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ या किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम इशू को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफाइड स्टेप्स को फॉलो करके उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो डिफरेंट एल्गोरिदम्स है हमारे पास। कार्डियक अरेस्ट का एल्गोरिदम है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसको हम एसीएस बोलते हैं, उसका अलग एल्गोरिदम है। पीएस हिस्ट्री का अलग है, ठीक है। बीटीबीएफ का अलग है, ब्रेडी टेकी का अलग है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेस्ट ओपियाइड इमरजेंसी सस्पेक्टेड सब चीज़ों का अलग अलग एल्गोरिदम है, ठीक है। अब ठीक है, ब्रेडिकार्डिया के लिए अगर अडल्ट पेशेंट है आपके पास और अडल्ट जो है वो ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है, लेकिन पल्स जो है वो शोर, अडल्ट ब्रेडिकार्डिया विद पल्स, तो आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है? 6 स्टेप्स है आपके पास जिनको आपने फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? असेस एप्रोप्रिएट फॉर clinical condition. Heart rate typically less than 50 per minute if bradyarrhythmias. सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी अडल्ट ब्रेडिकार्डिया आता है तो आपने सबसे पहले जो है वो क्लिनिकल कंडीशन जो है वो असेस करना है। उसकी जो डिजीज़ चल रही है, उसका जो डिजीज़ प्रोसेस है वो असेस करके उसके साथ चीज़ों को जो है वो रिलेट करना है, ठीक है। हार्ट रेट इसमें अगर रिदम का इशू है, ठीक है, और रिदम की वजह से जो है वो ब्रेडियारिथमिया है, ठीक है, उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया है, तो हार्ट रेट जो वो टिपिकली कितना होगा? वो 50 लेस देन 50 पर मिनट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ट्रीट करना है अंडरलाइन कॉज को। अंडरलाइन कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना है। उसके लिए क्या करना है? एयरवे को पेटेंट रखना है, ब्रीदिंग में असिस्ट करना अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। ऑक्सीजन देना है अगर पेशेंट जो है वो हाइपोक्सीमिक है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कार्डियक मॉनिटर जो है वो अटैच करना है ताकि आपको पता चले कि इस पेशेंट का रिदम कौन सा चल रहा है, इसका ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है। और उसके बाकी ऑक्सीमेट्री जो है वो हमें बताइए, आपकी पल्स ऑक्सीमेट्री है या जो सैचुरेशन लेवल है वो हमें पता चल जाए। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है? उसके बाद हमने एक आईवी एक्सेस लेना है, ठीक है। 12 लीड ईसीजी जो है वो अगर अवेलेबल है तो आपने जो है वो क्या करना है? वो 12 लीड ईसीजी जो है वो करनी है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना थेरेपी, अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर लो, ठीक है। और स्टार्ट करके आप इसमें जो है वो डिले ना करो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ ये बताएं कि यहाँ पे जो हम हॉस्पिटल में ईसीजी निकालते हैं या पेशेंट की ईसीजी करते हैं, ये कितनी लीड्स की होती है? ये कितनी लीड्स की ईसीजी है? जो हम हॉस्पिटल्स में यहाँ पे इसी चीज़ करते हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट की ईसीजी करते हैं, ये कितनी लीड्स की है?
जो लोग अभी कह रहे हैं ना कि ऑडियो इशू है, ये लोग अभी ऑनलाइन हुए हैं। जो लोग बोल रही हैं कि ऑडियो इशू है, सुनैना, एमन, नजब, आप लोग अभी ऑनलाइन हुए हो। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन की आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वॉइस जो है या वॉइस ऑफ किया। जो आप लोग हॉस्पिटल में ईसीजीज करते हो, वो कितनी लीड्स की ईसीजी होती है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, करके भी भूल गया हुआ कि कितनी लीड्स होती है तो। फोर लिम्स और अदर 6, टोटल कितनी लीड्स हो गई? इसको हम कितनी लीड्स ईसीजी बोलेंगे? ठीक है। मेविश कैसे? मेविश रेशनल दे दो कैसे? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जब आप लोग हॉस्पिटल में ईसीजी, जो आप यहाँ पे आप लोग हॉस्पिटल में ईसीजी कर रहे हो, ठीक है, किसी ने की होगी, किसी ने नहीं की, तो उन्हें देखी होगी, ठीक है, कितनी लीड्स की होती है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है बस। वालेकुम सर। सर ठीक है बिल्कुल, लेकिन वो ये है कि स्टार्टिंग इवेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। जी जी सर। सर जब आप ऑन करते हो ना, जो ग्रीन बटन से जब आप वो ऑनलाइन हो जाते हो, उसमें ना थोड़ा सा जो है वो एक आ जाता है कि स्टार्टिंग इवेंट, और वो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, वो सिर्फ 1-2 मिनट लेता है, बाकी कोई इशू नहीं है सर। सर अभी तो ठीक है। सर मैं लिंक दोबारा भेजूँ आपको? मैं आपको सेंड करूँ, व्हाट्सएप करता हूँ सर। ओके सर, दोनों करता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।
फाइनल ईयर सो गए हो सब? ओके, अगर सो नहीं रहे तो प्लीज आंसर तो करो। नहीं भी आता किसी को तो ठीक है, यही तो बोल दो कि नहीं आता, नहीं पता। वेरी गुड एमन, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल ठीक है। जो हम लोग ईसीजी करते हैं ना हॉस्पिटल में, जिसके हम 6 लीड्स जो है वो चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, 4 लीड्स जो है जो लिम्स के ऊपर लगाते हैं, ये 10 जो हम लगा रहे हैं, हम 10 रहे हैं, लेकिन ये 10 लीड नहीं है, इसे 12 लीड ईसीजी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक तो ये देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे चेस्ट पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 लगा लिए, ठीक है। इसके अलावा एक इधर लिम्फ पे लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ठीक है। इसमें से एक जो है वो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, एक जो है वो न्यूट्रल, वो निकल गई। बचे कितनी? 9 10 11 और 12। 3 जो है वो ट्राइंगल बनाते हैं, 3 जो है वो क्या बनाते हैं, वो ट्राइंगल बनाते हैं। इससे और इसका और इसके कारण से यहाँ पे एक लीड बनता है, इसके और इसके कारण से यहाँ पे एक लीड बनता है, और इसके और इसके कारण से यहाँ पे एक लीड बनता है, ठीक है। तो टोटल कितनी लीड्स हो गई? 12 लीड ईसीजी हो गई है, ठीक है। एक जो है ये क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लगाते हम कितने हैं? लगाते हम 10 ही है, ठीक है। 6 हमने चेस्ट के ऊपर लगा लिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और बाकी 4 जो है वो हमने लिम्स के ऊपर लगाया। लिम्फ का एक जो है वो क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। 3 जो है वो आपस में ट्राइंगल बनाती है, तो 3 से जो है वो क्या कितने बन जाती है? 6 लीड्स बन जाते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? ओके, चलो। सो 12 लीड ईसीजी अगर अवेलेबल है तो आपने ईसीजी करनी है, ठीक है। कोई थेरेपी में डिले नहीं करना, ठीक है। अगर फिर भी ब्रेडियारिथमिया या ब्रेडिकार्डिया जो है वो परसिस्टेंट रहता है, ठीक है, तो आपने देखना है परसिस्टेंट ब्रेडियारिथमिया काजिंग कौन कौन सी चीजें उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। अगर ब्रेडियारिथमिया कौन कौन सी चीजें हो रही है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, इसकी वजह से जो मेंटल स्टेटस है वो अक्यूटली अल्टर हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है वो शॉक के साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी वजह से इस्कीमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन वगैरह जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्यूट हार्ट फेलियर की तरफ जो है पेशेंट जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। समझ नहीं आई? किस चीज की समझ नहीं आई महवेश? महवेश किस चीज की समझ नहीं आई? दस से 12 कैसे हुए? ओके, दोबारा देख लो।
एक लीड यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लीड्स देखो, 6 चेस्ट लीड लग गई। ये 6 जो है ये क्या है, ये चेस्ट लीड्स है, ठीक है। चेस्ट लीड्स कितनी हो गई, 6। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक लीड लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लीड लगाया, लिम लीड जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक लगाया और यहाँ पे एक लगाया। अब जाहिरी तौर पे हमने जो लीड्स लगाए वो कितनी है, वो 10 है। 6 और 4 10 हो गए। इसमें से ये जो लीड है ये क्या है, ये न्यूट्रल है। ये लीड जो है ये क्या है, ये न्यूट्रल है। कितने बचे, न्यूट्रल को निकाल के कितने बचे, 9 लीड्स बच गए हमारे पास, 9 लीड्स बच गए, न्यूट्रल जो है वो निकल गया। अब इस लीड का दोनों के दरमियान करंट जो है वो फ्लो करता है, दोनों के दरमियान करंट फ्लो करता है। ये नेगेटिव है, ये इसकी तरफ पॉजिटिव हो जाता है। इसके नेगेटिव से यहाँ की तरफ जो है ये मूव करता है, ठीक है, पॉजिटिव। और इसी तरह फिर पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। ये 9 लीड्स बच गए थे। ये जो 3 लिम लीड है ना, इनके आपस में करंट से 3 लीड बन जाते हैं। एक लीड इधर बन जाता है, एक लीड इधर बन जाता है और एक लीड इधर बन जाता है, ठीक है। तो कितने हो गए, 9 लीड्स हो गए प्लस 3 जो करंट से बन गए, कितने हो गए टोटल, 12 लीड्स। अब समझ आ रही है, अब समझ आ गई है। एक न्यूट्रल हम नहीं रखते, एक न्यूट्रल है, ठीक है, एक न्यूट्रल है। उसमें देखो, जब भी हम घर में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिजली का करंट या जिस तरह हम बिजली की फिटिंग करते हैं ना, तो 2 तारे हम लगाते हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। उसमें से अगर आप ब्लैक कलर जो है वो टच कर लो तो क्या होता है, करंट नहीं रखता। क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रल होता है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। दूसरे में करंट होता है। जिसे हम कहते हैं ना कि हमने अर्थ दिया इसे। असल में न्यूट्रल वायर का मेन जो होता है ना, वो पावर सोर्स की तरफ जो है वो करंट कैरी करता है, बैक, और उसके अलावा वोल्टेज वगैरह इन सारी चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। ऐसा ही है इसमें भी ब्लैक ही जो है वो न्यूट्रल है। रीड योर गुड बुक, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है। असल में करंट के साथ आप हमेशा एक न्यूट्रल इसलिए रखते हो क्योंकि न्यूट्रल ने सारा जो बेटर कंट्रोल है या जो रेगुलेशन है वो वही करता है, ठीक है। आप ले रही हैं,
ओके सो हम एल्गोरिदम्स पढ़ रहे थे। एल्गोरिदम्स क्या होती है? एल्गोरिदम्स जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट चार्ट होता है, या स्ट्रक्चर एक ट्रीटमेंट के लिए एक फ्लो शीट होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखे होते हैं, और हमने एज इट इज़ वही स्टैंडर्ड स्टेप्स जो है वो फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। पहला जो हम पढ़ रहे थे एक्यूट अडल्ट ब्रेडिकार्डिया विद पल्स पढ़ रहे थे। पल्स आ रहा है लेकिन ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लिनिकल कंडीशन के साथ जो है वो उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखनी है, ठीक है, जो उसकी कंडीशन है, जो पेशेंट को डिजीज है, उसके साथ देखना है कि आया इस डिजीज के साथ जो है इसका क्या लिंक बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट जो है ब्रेडिकार्डिया में या ब्रेडियरिथमिया में कितना जाता है, 50 से लोअर चला जाता है, ठीक है, 50 पर मिनट से लोअर चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है कॉज को, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एयरवे मेंटेन करते हो, एयरवे मेंटेन करके अगर ब्रीदिंग की ज़रूरत है तो ब्रीदिंग दे देते हो, ठीक है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन देते हो, कार्डियक मॉनिटर लगाते हो ताकि आपको पता चले कि रिदम कौन सा है, ब्लड प्रेशर कितना है, सैचुरेशन लेवल कितना है, ठीक है। IV एक्सेस ले लेते हो, 12 लीड ECG अगर अवेलेबल है तो आप लगा लेते हो, ठीक है। नहीं अवेलेबल, ठीक है, तो उस टाइम पे आप जो है वो थेरेपी को जो है वो डिले नहीं करना आपने, ठीक है। अब परसिस्टेंट ब्रेडिकार्डिया की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इस ब्रेडिकार्डिया की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट को मेंटल स्टेटस उसका अल्टर हो सकता है, शॉक के साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, इसकी एक चेस्ट डिस्कम्फर्ट जिसमें हम पेन वगैरह, एमआई, एंजाइना वगैरह जो ये हो सकता है, ठीक है। अक्यूट हार्ट फेलियर जो ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो मॉनिटर करो पेशेंट को और ऑब्जर्व करो। अगर ये चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक चीज़ है, तो आपने क्या करना है, एट्रोपिन देना है, डोपामिन और एपिनेफ्रिन, ये तीन ड्रग्स जो है ये हम यूज़ करते हैं। एट्रोपिन इनइफेक्टिव ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, एट्रोपिन देना है। अगर एट्रोपिन से जो है वो नहीं हो रहा तो आप ट्रांसक्यूटेनियस पेचिंग कर लो, ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग से जो है उससे भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप जो है वो डोपामिन लगा लो, इन्फ्यूज कर लो। डोपामिन से भी नहीं हो रहा तो आप एपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन जो है वो लगा लो, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ट्रांसवीनस पेसिंग करनी है और एक्सपर्ट की कंसल्टेशन करनी है, मीन जो स्पेशलाइज्ड है उसे बुलाना है, ठीक है। अब एट्रोपिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन के डोजेस क्या है, कितना लगाना है। एट्रोपिन फर्स्ट डोज में जो है वो लगाना है कितना, IV डोज जो उसका है, फर्स्ट IV डोज उसका जो है वो 0.5 mg बोलस देना है। फिर उसके बाद जो है वो हर 3 से 5 मिनट बाद जो है वो हम इसे रिपीट करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं वो 3 mg दे सकते हैं, ठीक है। डोपामीन का IV इन्फ्यूजन, डोपामीन हमेशा हम इन्फ्यूजन में लगाते हैं। अब इन्फ्यूजन में इसको कितना बनाना है, ठीक है, इन्फ्यूजन कितने पे चलाना है, 2 to 10 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर मिनट देना है, ठीक है। इसी तरह एपिनेफ्रिन को अगर हम देखें तो 2 to 10 वो भी सेम है, ठीक है, माइक्रोग्राम पर मिनट हमने उसे इन्फ्यूज करना है, ठीक है। ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स है जो कि हम यूज़ करते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एडिनोसिन, अमाइड्रोन, एट्रोपिन, कैल्शियम क्लोराइड, डोपामीन, डोब्यूटामीन, एफिनेफ्रिन, आइसोप्रोटिनोल, लिडोकेन, मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक है। काफ़ी सारे ड्रग्स हैं। ड्रग चार्ट एक दफ़ा आप लोग एक नज़र देख लो, ठीक है। या साथ साथ यहाँ पे ड्रग्स लिखे हुए, ड्रग के सामने उसका क्लास लिखा हुआ कि किस क्लास का है, ठीक है। यूज़ हम कैसे करते हैं, किस चीज़ में यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। कोई जो है वो सप्लीमेंट्री टैकिकार्डिया पे, कोई जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में, कोई जो है वो वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, कोई जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन, इस तरह सेम कोई हाइपरकैलेमिया में, कोई हाइपोकैल्सीमिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे एक साइड पे ड्रग्स लिखी हुई है, दूसरे साइड पे जो है वो क्लास लिखा हुआ है, साथ ही जो उसकी यूजेज लिखी है और साथ ही जो है उसका डोजेज लिखा हुआ है। डोज में ये भी साथ लिखा हुआ है कि किस रूट के थ्रू जो है वो आपने ये ड्रग जो है ये एडमिनिस्टर करना है, ठीक है।
अब पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर है। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में क्या करते हैं, फॉलोइंग सक्सेसफुल conversion to a perfusing rhythm, the patient may be hemodynamically unstable and require continuous intensive monitoring। जब भी पेशेंट जो है वो सीपीआर से जो है ये रिवर्ट कर जाए, जब भी पेशेंट सीपीआर से रिवर्ट कर जाए तो हम क्या करते हैं, जब पेशेंट सीपीआर से रिवर्ट कर जाए तो हमने उसे केयरफुली देखना है, उसे इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पेशेंट मोस्टली जो है ये हेमोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हम वेसो कंस्ट्रिक्टर्स दे सकते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो, ठीक है। अब if the patient was placed in a transcutaneous pacemaker during the cardiopulmonary, then a transvenous can be placed, ठीक है। अगर ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर्स के ऊपर है, ठीक है, तो आप ट्रांसवीनस जो है वो फिर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया हम करा सकते हैं उन्हें। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो साथ ही जो है वो हार्ट जो है वो हार्ट को थोड़ा सा जो है वो रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट ब्लड फ्लो टू द ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज। कार्डियक अरेस्ट के दौरान ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए हमें फ्रॉम इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम इसके लिए सही इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसमें हेमोडायनामिकली जो है ये पेशेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है वो ओवर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो स्टडी हैव शोन दैट कूलिंग द पेशेंट आफ्टर कार्डियक अरेस्ट में प्रिजर्व न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बाय रिड्यूसिंग द सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन। वही बात दोबारा आ गई, ठीक है, कि हम थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया क्यों इंड्यूस करवाते हैं। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया इसलिए हम इंड्यूस कराते हैं जब भी पेशेंट जो है उसका, जब भी आप हाइपोथर्मिया में होते हो ना टर्न में, तो आपको सर्दियों में भूख कम लगती है, ठीक है। जब भी हम हाइपोथर्मिया में होते हैं ना तो हमें जो है वो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो उधर से जो है वो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रांसक्यूटेनियस पेशिंग है। सुना भी होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा शायद किसी ने। लोग अक्सर कहते हैं यार उसका दिल काम नहीं कर रहा, उसकी इसलिए उसे बैटरी लगी है, वो बैटरी पे चलता है। वो असल में बैटरी पे नहीं चल रहा होता, उस बैटरी से जो है वो आपका हार्ट रिदम जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। ये वो बैटरी है जिससे हार्ट रिदम जो है वो कंट्रोल होता है। लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी इवेंट्स की, ठीक है। किसी एक बंदे को जो है वो आपने असाइन करना है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है वो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। कब जो है वो हमने कोड स्टार्ट किया था, ठीक है, कौन कौन से काम किए, कौन कौन से एक्शन लिए, ठीक है, पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, डिफिब्रिलेटर यूज़ किया नहीं किया, मेडिकेशन कौन कौन सी यूज़ किए, ठीक है, उसका डोज कितना हो, सारी चीज़ें, ठीक है, कितनी यूज़ हो गई है, ठीक है, प्रोसीजर्स कौन कौन सी हो गई है, पेसमेकर यूज़ हुआ नहीं हुआ, ठीक है, पेशेंट को इंटूबेट करने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, एयरवे मैनेज करने की ज़रूरत पड़ी है नहीं पड़ी, वाइटल साइंस कैसे थी, टीम मेंबर्स कौन कौन था, ठीक है, कौन कौन प्रेजेंट था सीपीआर के दौरान, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने क्या करना है, मॉनिटर करना है, और एंड टाइम जो है वो भी मॉनिटर करना है। इसके बाद जो है वो आपने फैमिली को भी सपोर्ट देना है। शुड दे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ कोर्ट। इसके अलावा ये जो है ये यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना कि शुड दे बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ कोर्ट के दौरान फैमिली को प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं, इस पे काफ़ी देर से जो है वो डिबेट हो रही है। कुछ लोग ये कह रही है कि नहीं भाई फैमिली को जो है वो सामने रखना चाहिए ताकि बाद में जो है फैमिली ये ना कहे कि भाई इन्होंने पेशेंट के साथ क्या किया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फैमिली जो है वो आप अलाउ करते हो तो उनकी वजह से जो है वो आप फिर सीपीआर और अपने इंटरवेंशन जो है वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फैमिली को आपने क्या करना है, फैमिली को आपने जो है इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, एक्टिव कम्युनिकेशन करना है, विजिटेशन करानी है कोर्ट के बाद, ठीक है। अगर कोर्ट जो है वो पेशेंट जो है वो रिवर्ट कर जाए तो आपने फैमिली को जो है उनसे मिलवा देना है, ठीक है, और सपोर्ट देना है उन्हें। अब जब भी हम सीपीआर करते हैं ना, इर्द गिर्द के बाकी पेशेंट जो है वो भी परेशान हो जाते हैं।
यूनिट में अगर बाकी पेशेंट्स हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारी जो है वो इश्यूज स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने ये करना है कि कोशिश यही करनी है कि अगर किसी को जो है वो किसी का आपने सीपीआर करना हो तो आप जो है वो आगे कर्टन वगैरह कर लो, ठीक है, ताकि उन्हें पता ही ना चले कि ये लोग जो है वो सीपीआर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एंजाइटी लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। इसके अलावा जो है वो आप उनके साथ बात करें, ठीक है, उनके फीलिंग्स को जो है वो असेस करें, ठीक है, और उनकी केयर की तरफ जो है वो रुझान करें, ठीक है, उनको केयर। ऑलरेडी ये चीज़ें हमने पढ़ी है कि वीटी और वीएफ में हमने क्या करना है, ठीक है, कितना शौक देना है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे देख रहे वीटी और वीएफ की बात हो रही है, एबीसीडी विद इनिशिएट सीपीआर, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन या एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन या डिजीज, ये सारी चीज़ें देख के फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सीपीआर इनिशिएट करना है, शॉक देना है, सीपीआर देना है, शॉक देना है, सीपीआर देना है, शॉक देना है, सीपीआर देना है, इसी तरह जो है वो हमारे साइकिल जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है, या एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन एंड डिफिब्रिलेशन, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग कंप्रेशन एंड डिफिब्रिलेशन, ठीक है। अब शॉक आप दे रहे हो बाईफेजिक है तो 120 से लेके 200 हम, या 120 या 200 जो है वो हम सेट करते हैं, मोनोफेजिक है तो हम 360 सेट करते हैं, आईवी एक्सेस लेते हैं, क्योंकि आपने जो है वो उन्हें जो है वो एफिनेफ्रिन वेसोप्रेसिन वगैरह जो है वो लगानी है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपने इंट्यूबेट करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ड्रग एंड शॉक कंटिन्यू, आप जो है वो एफिनेफ्रिन लगा लेते हो, ठीक है, जब भी ज़रूरत होती हो, जब ज़रूरत हो तो आप बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, लेकिन वेसोप्रेसिन जो है वो एक दफ़ा आपने देनी है। इसके अलावा जो एंटीडिसरिथमिक ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं, मेड्रोन, लिडोकेन और प्रोकेनामाइड वगैरह, ठीक है। मैग्नीशियम लेवल अगर लो है तो क्या कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्ब लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इश्यू आ रहा है तो क्या लगाना है, सोडियम बाइकार्ब लगाना है, ठीक है। टॉर्सेट क्या है, टॉर्सेट का नाम सुना है किसी ने? मैग्नीशियम इफ लेवल इज लो और टॉर्सेट इज प्रेजेंट, टॉर्सेट का नाम सुना है किसी ने पहले? क्या होता है टॉर्सेट्स, अगर नाम सुने तो क्या होता है? नहीं सुना, ठीक है। टॉर्सेट का पूरा नाम है टॉर्सेट डिपॉइंटस, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है टॉर्सेट डिपॉइंटस, टॉर्सेट डिपॉइंटस, ठीक है। अब टॉर्सेट डिपॉइंटस क्या है, टॉर्सेट डिपॉइंटस एक स्पेसिफिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है जिसमें क्यूटी इंटरवल जो है वो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, रैपिड इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, ठीक है, और वो ऐसे नजर आते हैं जैसे पूरा जितना भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर है वो सारा कुछ उसी ने, वो सारा पेपर उसी ने घेर लिया हो, ठीक है, क्योंकि जो ईसीजी बेसलाइन होता है ना, जो बेसलाइन जिसकी जिस लाइन के साथ जो है वो हम चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं, उस बेसलाइन की इर्द गिर्द जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, वो ऐसे लगता है जैसे इस बेसलाइन की इर्द गिर्द जो है ये लाइन गई है, ठीक है, उसे कहते हैं टॉर्सेट डिपॉइंटस। और मोस्टली ये टॉर्सेट डिपॉइंटस जो है ये ड्रग इंड्यूस होता है, मोस्टली ड्रग इंड्यूस होता है। लो कैल्शियम मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए, पोटाशियम का लेवल कम हो जाए, ठीक है,
उन दोनों के लेवल जब कम हो जाए तो ये टॉर्सिडी पॉइंटर्स आते हैं। इसके अलावा जो है वो मेन नरिश लोगों में टॉर्सिडी पॉइंटर्स आता है। क्रोनिक अल्कोहलिक जो है, ठीक है, ड्रिंकर्स जो है, उनमें जो है वो टॉर्सिडी पॉइंटर्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। सो पोटाशियम, मैग्नीशियम, याद रखना पोटाशियम, मैग्नीशियम या अल्कोहल वालों के अंदर जो है वो टॉर्सिडी पॉइंटर्स आ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो, तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने लगा। होता क्या है, टॉर्सिडी पॉइंटर्स असल में जो है ये क्या है, ये वेव है, ठीक है। ईसीजी के ऊपर जो है एक वो बनता है, ईसीजी के ऊपर ये वेव फॉर्म बनता है, ठीक है। किन चीज़ों की वजह से बनता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसियमिया और ड्रग इंड्यूस, या इसके अलावा जो लोग क्रॉनिक अल्कोहलिक है उन लोगों में ये, उनकी ईसीजी में जो ये लेयर आता है, उनकी ईसीजी में जो ये वेव बनता है, ठीक है।